अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स अकाउंटिंग की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम इस सिलसिले में चैप्टर 14 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स देखने जा रहे हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स ये क्या होती हैं और आज के दौर में भी क्यों ज़रूरी होती हैं? एक वक्त आया था ऐसा कि हमें लगने लगा था कि ये फ़ुज़ूल है, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर हमारे मुल्क ने हमें साबित किया कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। आज के दिन भी इसकी ज़रूरत हो सकती है। मैं क्या कह रहा हूँ अभी समझाता हूँ। होता ये है कि आपके बैंक में जो अकाउंट होता है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बाद औक़ात आपके पास करंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और वो कंप्लीट और करंट इन्फॉर्मेशन ना होने की कई वजूहात होती हैं। आपके ख्याल से आपके बैंक में ये अमाउंट मौजूद है, लेकिन एक्चुअली वो मौजूद नहीं है। ऐसा क्यों क्यों हो सकता है? क्या ख्याल है, क्यों हो सकता होगा? एक मिनट में ज़रा माइक खोल लूँ, ज़रा दूसरा माइक खोल लूँ ताकि फिर आप लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। जी अब्दुल्ला भाई, आप पकड़िएगा। क्या हो सकती है वजह? मैं ये समझता हूँ कि ऐसा कोई चार्जेस बैंक ने डिडक्ट कर लिए अपने पास से जो आपको बताए नहीं, या फिर पहले से उन्होंने तय किए थे, आपके जहन में नहीं था कि इस तारीख को कट जाएगा, जैसे एसएमएस फीस या फिर इंटरनेट बैंकिंग की फीस अच्छा, इसका काटना। मतलब क्या हुआ कि जिस वक्त बैंक ने वो चार्जेस काटे उस वक्त आपको नहीं पता चला? ये कैसे हुआ? नोटिफिकेशन आता है ना वैसे तो, लेकिन क्या हुआ था कि हम ये समझते थे कि जी एसएमएस बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग हम्म, ये अब आ गई है। अकाउंटिंग तो हमेशा से चलती आ रही है, पुराने ज़माने से चलती आ रही है। तो उस ज़माने में ना एसएमएस बैंकिंग थी, ना ऑनलाइन बैंकिंग थी। आपको बैंक में बंदा भेजना पड़ता था जो जाके आज के दिन के सारे हिसाब-किताब लेके आता था, अगर चाहिए आज के हिसाब। तो अब रोज़ एक बंदा जाएगा, रोज़ बैंक से मालूमात लेके आएगा, इसमें तो टाइम भी लगेगा, रिसोर्सेज़ भी लगेंगे। तो क्या होता था, महीने में 1 दफ़ा बंदा जाता था, इस महीने के सारे हिसाब-किताब लेके आ जाया करता था। लेकिन जब से एसएमएस अलर्ट आना शुरू हुए और ऑनलाइन बैंकिंग आ गई, तो हमें लगता था कि ये क्या ज़रूरत है इसकी अब। अब तो आपको हर वक़्त पता चलता है, हर एसएमएस के साथ बैलेंस आ रहा होता है, तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है। उन्होंने कोई चार्जेस काटे, एकदम से ट्रांज़ैक्शन का मैसेज आता है कि ये चार्जेस कटे हैं जी आपके, आप फ़ौरन खोल के देख लेते हैं ऑनलाइन उसी वक़्त, ठीक है? लेकिन पता ये चला कि जब आप अपनी कंपनी खोलते हैं, अपनी कंपनी खोल के बिज़नेस में जाते हैं, तो पता चलता है कि ओहो! भाई कंपनी को तो एक्सेस नहीं होती, ये इंडिविजुअल अकाउंट्स को एक्सेस होती है। जो एसएमएस बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग और ये सारी चीज़ें कंपनी को इतनी आसानी से एक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि उसके प्रोटोकॉल ज़्यादा हैं, उसमें उनको सिक्योरिटी ज़्यादा रखनी है, तो उसके मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आपको ख़रीदने पड़ते हैं या सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, फिर जाके कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि बात अभी वहीं की वहीं है कि आपको बंदा भेजना पड़ेगा और वो आपकी स्टेटमेंट मंगाएगा। वो स्टेटमेंट आपको ईमेल हो जाती है, या आपको उनको ईमेल लिखनी पड़ती है और उनको फ़ोन करना पड़ता है, जी मैंने ईमेल की है कि मुझे मेरी स्टेटमेंट आज के सारा दिन की भेज दीजिए, या इस हफ्ते की पूरी भेज दीजिए, या इस महीने की सारी भेज दीजिए, ठीक है? तो जब वो स्टेटमेंट भेजते हैं तो पता चलता है, अरे ये इतना बैलेंस है मेरा, अच्छा। उसकी एक वजह अब्दुल्ला भाई ने बताई कि उन्होंने कोई चार्जेस काट लिए थे जो हमें नहीं पता थे। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे ख्याल से, जो हमारा बैलेंस है एक्चुअल बैलेंस, उससे क्या होगा, कम होगा। आगे ने और कोई ऑप्शन बताएं, बहुत सारी वजूहत हैं, और बताएं। सोचें सोचें दवार भाई, कुछ निकालें। आपका बैलेंस वो नहीं है जो असल में आपका आपका जो ख्याल है वो कुछ और है और असल बैलेंस कुछ और है। इसकी क्या वजह हो सकती है? बहुत ऑब्वियस, सबसे ऑब्वियस एक वजह हो सकती है, आप सोचें। कारोबार सारा का सारा जो चलता है वो चलता है चेक्स के थ्रू। आपने नहीं नहीं, अब तो मैंने बताया, नहीं मैंने बताया, ये मालूम ही नहीं आपको। अब मैंने अब्दुल्ला भाई को चेक दिया और अपने पास से बैंक में अमाउंट काट ली। अब्दुल्ला भाई ने 2 लाख रुपए निकाल लिए होंगे, जाके बैलेंस निकाला, पता चला उन्होंने निकाले ही नहीं। तो एक्चुअल बैलेंस अभी मेरा कुछ और है, अब्दुल्ला भाई निकालेंगे तो कुछ और होगा। तो मेरा बैलेंस कुछ और हो सकता है। और कोई वजह? वो वजह सकती है आप भूल गए एंट्री नहीं की अपने पास आपने किसी चलो, ये तो एक भूल चूक की तो हर चीज़ में चल जाएगी। एक आप लगा लें चलें कि आपने कोई एंट्री मिस कर दी, जो आपको पता थी, आपके पास उसकी रसीद भी आई थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन आपने एंट्री मिस कर दी। तो जब आपने बैंक खोला तो देखा कि अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कोई एंट्री बैंक ने मिस कर दी है भूल चूक से। ये भी होता है कि मिस्टेक से। बैंक की भूल चूक से बैंक ने कोई एंट्री मिस कर दी, तो भी उसके पास एंट्री नहीं आई, ठीक है। और क्या हो सकता है? तो गेम क्या है? ज़कात कट गई।
वो तो वही चार्जेस की वाली बात आ गई ना, कोई भी चार्जेस कट गए। गेम क्या है कि हर महीने के एंड पे या साल के एंड पे या 6 महीने के एंड पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है और उनके किस तरह के एक्सपेंसेस हैं। आमतौर पे महीने के एंड पे करना ही पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि महीने के एंड पे मुझे कुछ खर्चे करने होते हैं। सबसे बड़ा खर्चा होता है मेरा सैलरीज का। अब सैलरी के लिए मुझे चेक बना के देना है, मैंने चेक बना के दिया, उतने पैसे बैंक में नहीं पड़े थे, तो चेक बाउंस हो जाएगा, फिर मसला हो जाएगा। तो इसलिए मुझे महीने के एंड पे लास्ट डेट ऑफ द मंथ मुझे पता होना चाहिए कि मेरा एक्चुअल बैलेंस क्या है, ताकि मैं अगले महीने अपना स्टार्ट कर सकूं उसके हिसाब से, करंट बैलेंस के हिसाब से। ठीक है। तो इसके लिए एक बंदा आप मुख्तस करते हैं जो कि बैंक की स्टेटमेंट को और आपके एक्चुअल अकाउंट्स को रिकंसाइल करता है। रिकंसाइल का मतलब क्या होता है? आपस में मिलाना, गलतियां दूर करना, एक दूसरे की गलतियों को दूर करना और एक ऐसी स्टेट में लेके आना कि जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे सके। तो अब हम आते हैं चैप्टर के ऊपर। फरमा रहे हैं कि देर आर 3 डिफरेंसेस। पकड़ लें जी, किताब अपने पास पकड़ लें। अब्दुल्ला भाई सुनाएंगे, फिर जवार भाई सुनाएंगे, फिर अबूल भाई सुनाएंगे। चैप्टर बारी बारी चलते हैं। फरमा रहे हैं देर आर 3 रीजंस। क्या है अब्दुल्ला भाई, जरा बताइएगा। पेज नंबर 195, सिर्फ हेडिंग बता दें। टाइमिंग डिफरेंसेस। टाइमिंग डिफरेंसेस। रीजन नंबर 1 टाइमिंग। बताएं तो टाइमिंग का क्या मतलब होगा? ऐसे ही आगे अब ये इन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि चेक्स नॉट प्रेजेंटेड। वही वाली बात हो गई। आपने जो चेक दिया था वो बंदे ने कैश नहीं कराया। और दूसरा क्या हो सकता है? अमाउंट्स नॉट क्रेडिट और नॉट येट क्रेडिटेड। हाँ, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अपने आपने पैसे जमा करा दिए किसी ने आपके अकाउंट में, लेकिन आपके अकाउंट में भी वो 2-3 दिन बाद एंटर हो जाएंगे, क्यों होंगे ऐसा? प्रोसेस में है। हाँ, एक अमाउंट थी, आपने किसी को चेक दिया, उसने चेक कैश नहीं कराया। चेक गिवन बट नॉट कैश्ड, है ना? अच्छा, एक हो सकता है चेक डिपॉजिटेड। आपने चेक जमा करा दिया अपने अकाउंट में, लेकिन अभी इन प्रोसेस है। 3 दिन बाद अमाउंट आएगी। आपने लिख लिया ये अमाउंट तो आ गई मेरे पास, अभी नहीं आई अमाउंट, 3 दिन बाद आएगी। तो अमाउंट्स नॉट येट क्रेडिटेड। ओके। और क्या 3 डिफरेंस थे ना? अच्छा, 3 पढ़ रहा था मैं। डिफरेंसेस बिटवीन द टू बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइम्स एंड बिजनेस नॉट रिकॉर्डिंग सर्टेन आइटम इन द कैश बुक। ओके, टाइमिंग का डिफरेंस हमने बता दिया। अब बिजनेस नॉट रिकॉर्डिंग का डिफरेंस बता रहे हैं। 3 रीजन नहीं है, 2 रीजन है। अच्छा जी, अगला पेज है। आइटम्स नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। क्या क्या चीजें कैश बुक में रिकॉर्ड होने से रह सकती हैं? नॉट रिकॉर्डेड। ये वही पॉइंट है जी दबार भाई, क्या क्या चीजें? माइक मुंह के करीब करके बोलिएगा प्लीज। बैंक चार्जेस एंड बैंक इंटरेस्ट। बैंक ने कोई चार्ज लगा दिया। अब किसी भी किस्म का चार्ज है, ज़कात है, इंटरेस्ट है, कोई भी अमाउंट है जो आई या गई और हमें नहीं पता चला। चेकबुक आपको इशू होती है, उसकी कोई अमाउंट कटती है, बाज अकाउंट्स में, बाज अकाउंट्स में नहीं कटती। तो बैंक के किसी भी तरह के चार्जेस हैं वो आए या बैंक ने कोई भी प्रॉफिट आपको ऐसा दिया जो आपको याद नहीं था और रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो वो दोनों अमाउंट्स नॉट रिकॉर्डेड। और नेक्स्ट, डिसऑनर्ड चेक्स। ये क्या होता है? आपने चेक जमा करा दिया, पैसे नहीं आए। क्यों नहीं आए? पैसे ही नहीं थे जो आपको दे रहा था पैसे। डिसऑनर हो गया। हालांकि डिसऑनर जब होता है तो आपको फोन आता है, लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं कि जो बंदा आपको पैसे दे रहा था उसका चेक डिसऑनर हो गया। जी, डिसऑनर होता है अगर चेक, तो आपको आपको फोन आता है, बैंक आपका फोन करता है कि भाई आपने एक चेक जमा कराया था, वो डिसऑनर हो गया है, पैसे नहीं आए, ख्याल रखिएगा। आपके बैंकर का काम होता है कि वो आपको बताता है, लेकिन कभी कभी मिस हो जाती है कॉल, कभी कभी वो बताना भूल जाता है। तो फिर आप बैंक जाते हैं, क्योंकि वो उस चेक का करेगा क्या? आपने मुझे उरूश ने एक चेक दिया, मैं जाके अपने बैंक में जमा करा दिया कि उरूश के पैसे मेरे अकाउंट में डाल दो। उरूश ने मुझे 50 लाख का चेक दिया, मैंने जाके बैंक में दे दिया। अब बैंक उस चेक का करता क्या है? उरूश ने जो है वो मुझे XYZ बैंक का चेक दिया, उरूश का अकाउंट XYZ बैंक में, मेरा अकाउंट ABC बैंक में। तो मैंने ABC बैंक में गया, मैंने XYZ का चेक दिया। अब वो ABC बैंक क्या करेगा? ABC बैंक सेंट्रल बैंक भिजवाएगा। वहाँ पे एक हमारे पास एक समझ लें कॉमन ट्रांजैक्शनल स्पेस होता है
कि आपके सारे बैंक एक दूसरे को अपने अपने चेक्स प्रेजेंट करते हैं। उसके कई तरीके हैं। उसका एक तरीका ये है कि आप उसको पहले सेंट्रल बैंक भिजवाएं, सेंट्रल बैंक से ब्रांच में जाएगा, ब्रांच ओके करेगी, ओके करके वापस रिस्पॉन्ड करेगी, तो फिर वो वापस पूरा ट्रैक होगा। एक ये भी तरीका है कि डायरेक्ट ब्रांच टू ब्रांच चले जाए, कि आपने ABC बैंक ने डायरेक्ट XYZ बैंक भिजवा दिया। तो चलें, अपनी आसानी के लिए हम ये समझते हैं कि ABC बैंक ने XYZ बैंक वालों को भेजा कि जी आपका ये चेक हमारे पास आया हुआ है, आपके इस बंदे का चेक हमारे पास आया हुआ है, ये अमाउंट इस बंदे के पास है या नहीं है बताइए, और अगर है तो फिर इस अमाउंट को हमारे इस बंदे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की इजाज़त दीजिए। तो अब जो XYZ बैंक है वो उरूश के चेक को देखेगा, साइन मैच करेगा, वो सारी चीज़ों को चेक करने के बाद कहेगा ओके जी हमारी तरफ से इजाज़त है। वो एक नोट बना के दे देगा जो कि एक्चुअल नोट होगा, जिसकी बुनियाद पे उस XYZ बैंक से निकल के पैसे ABC बैंक के पास आ जाएंगे। फिर ABC बैंक उन पैसों को मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, ये सब कुछ कर देगा। एक्चुअल चेक जो है वो XYZ बैंक के पास चला जाएगा रिकॉर्ड में, ABC बैंक के पास उसकी कॉपी रहेगी। हाँ सुने ना, अभी दो अलग अलग बैंक थे ना, तो उससे आसानी रहेगी। उरूश XYZ बैंक की थी, उसने चेक दिया था मुझे, वो चेक घूम के वापस XYZ बैंक में चला गया और अमाउंट ABC बैंक के पास आ गया। अब चेक डिसऑनर हो गया है, तो उरूश का जो चेक है वो कौन से बैंक में पड़ा होगा? वो ABC बैंक ने कहा, ABC बैंक मेरा है ना, मेरे पास आया, मैंने ABC बैंक को चेक दिया, उसने XYZ बैंक को देखा, XYZ बैंक ने कहा भाई साहब ये साइन गलत है, जाली चेक है। अब किसी वजह से, या भाई साहब पैसे नहीं है इस अकाउंट में, उन्होंने ठप्पा लगाएंगे, वापस ABC बैंक को वापस कर देंगे। वो चेक XYZ बैंक के लिए बना था, लेकिन वापस ABC को कर देंगे। वो ABC बैंक वापस मुझे कॉल करेगा, भाई आपका चेक पड़ा हुआ है, हमारे किसी काम का नहीं है, आप आके लेके जाइए, इसको सही करवाइए। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में उरूश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए जो उरूश का XYZ बैंक है वो भी एक काम करता है, एक बीच में अब ये काम होता है क्या, कि जब उरूश का एक ऐसा चेक आता है जिसमें उरूश के साइन ठीक नहीं है या अमाउंट नहीं है पूरी, और वो चेक डिसऑनर होने जा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो उरूश को फ़ोन करेगा कि मैडम आपकी इज्जत का सवाल है, आपका अकाउंट या तो चेक का साइन गलत है, या इस पर कोई एंट्री गलत हुई है, या अमाउंट पूरी नहीं है, तो इस सूरत में आप बता दें आपका चेक डिसऑनर हो जाएगा। कुछ करना है आपको तो कर लें। अभी क्या करना हो सकता है, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि मेरे पास, मैंने एक चेक लिख के दिया था, मुझे कुछ 100 रुपीज़ की कैलकुलेशन गलत हो गई, मेरे हिसाब से मेरे पास 10 लाख रुपए थे, मेरे पास एक्चुअली 9,0999 रुपये 99 पैसे थे, पूरे 10 लाख थे नहीं, तो बैंक ट्रांसफ़र कर नहीं सकेगा। बैंक की कॉल आ गई, भाई साहब आपके अकाउंट में 1 रुपया कम है, ये नहीं जाएगा, चेक डिसऑनर हो जाएगा। तो हम उसी वक्त अपने किसी और अकाउंट से उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि अमाउंट आ जाए हमारे बैंक में। कहीं देख लो भाई, देख लो 100 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, अमाउंट पूरी हो गई है। या साइन गलत थे तो मैं, अच्छा 1 मिनट रुको भाई, मैं आ रहा हूँ, मैं आके साइन कर देता हूँ, ताकि कि मेरे तरफ से कोई डिसऑनर्ड चेक की आवाज़ ना उठे कि भाई इन्होंने डिसऑनर्ड चेक दिया था। तो ये भी होता है। लेकिन बहरहाल फिर उसके बावजूद, सब कुछ के बावजूद, हमारे मुल्क में जो कारोबार का तरीका है, दुनिया भर में ये दायरा है, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश वो पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, जब उसमें डिस्कशन में आ रहा है डिसऑनर चेक हो जाता है तो हो जाता है। हर दफ़ा आप डिसऑनर के ऊपर जो है वो चार्जेस प्रेस नहीं करते हैं कि तुम्हारा चेक डिसऑनर हुआ कैसे, लाओ भैया मुझे पैसे दो वापस। बल्कि ये सबको पता है कि हर एक को अपने अकाउंट की हर वक्त इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो जिसकी वजह से चेक डिसऑनर होने का बहुत अच्छा रेशो होता है, अच्छे खासी दफ़ा चेक डिसऑनर हो जाता है। खैर वापस चलते हैं, डिसऑनर चेक और क्या थे रीज़न जवार भाई? Amounts paid directly into the bank. ये क्या हुआ कि इससे अकाउंट में इंफॉर्मेशन बड़ी भी आएगी, बड़ी होगी लेकिन आपके पास नहीं आएगी। आपका एक कस्टमर था, उसने आपको 5 लाख रुपए देने थे, उसने जाके आपके बैंक में जमा करा दिए और आपको बताना भूल गया, तो ये अमाउंट डायरेक्टली बैंक में पहुंच गई, हम तक नहीं पहुंची। ऐसा हो सकता है क्या? मेरे साथ तो बहुत होता है कि जी फीस जमा करा देते हैं, बताते नहीं है, मैसेज नहीं करते कि फीस जमा करा दी, तो मेरे पास रिकॉर्ड में नहीं होता, बैंक में आ चुकी होती है, तो फिर मुझे हर दफ़ा बैंक को से रिक्वेस्ट करके मालूम करना पड़ता है कि अभी बैलेंस क्या है, पिछली ट्रांजैक्शंस क्या हुई हैं, तो ये होता है। तो डायरेक्टली पेड इन बैंक। और क्या हो सकता है? Amounts paid directly by the bank to others. आपने बैंक को कहा हुआ है कि फलानी अमाउंट पे कर दिया करो, आपके ध्यान में नहीं रहा। जैसे आपने कहा कि जब हर महीने बिल आए ऑटोमेटिकली बिल पे कर देना, आपने कहा हुआ है कि जब ये वाला बंदा कोई ये वाली रसीद लेके आए उसको ऑटोमेटिकली पैसे दे देना, आपने पोस्ट डेटेड चेक दिया हुआ है, आपने कहा हुआ है कि मेरी सैलरी इस तारीख को ऑटोमेटिकली निकाल देना, कोई भी आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी हुई है बैंक को, तो उस सूरत में वो खुद ब खुद पैसे निकल जाएंगे, लेकिन आपके पास याद नहीं होगा तो आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो
डायरेक्टली पेड इन बैंक था और बाय बैंक है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट आइटम्स दैट आर नॉट रिकॉर्डेड। मैंने इसके अलावा ये बता दूं कि एरर्स भी होते हैं इसके अलावा, एरर्स ऑफ नॉट रिकॉर्डिंग एट ऑल। बैंक ने ही कुछ रिकॉर्ड करना से मिस कर दिया, या आपने ही, या एक जीरो का इजाफा हो गया गलती से, ये भी हो जाता है। एक कॉमा गलत जगह लग, डेसिमल गलत जगह लग गया। ये सारे जो एरर्स इन राइटिंग नंबर्स, ये वाले भी इसमें शामिल हैं, ठीक है जी। फिर उन्होंने एक लिस्ट दी हुई है छोटी सी, उसको एक दफा पढ़ लें ताकि फिर हम आगे चलें। चीज़ और हो सकती है ऑनलाइन में, जैसे डबल ट्रांसफर हो जाती है, हाँ, उसमें टाइम लगता है वापस होने में, लेकिन वो भी होती है। 10,000 भेजे 20,000 चले। ठीक है, तो जरा ये लिस्ट पढ़ लें दफा एक दफा, फिर आगे चलते हैं। नीचे एक लिस्ट रखी हुई, आइटम इन कैश बुक नॉट इन द बैंक स्टेटमेंट। तो क्या क्या हो सकते हैं? कैश बुक में लिखे हुए आइटम, बैंक स्टेटमेंट मंगाई उसमें नहीं थे, वो क्या क्या आइटम्स हो सकते हैं? Checks not yet present. चेक जो प्रेजेंट किया, कोई लेके नहीं गया, हमारे पास से पैसे कट गए, उसने प्रेजेंट ही नहीं किया अभी तक, और Amounts not yet credited. हमारे हिसाब से पैसे आ चुके हैं लेकिन एक्चुअली नहीं आए, और Errors in cash book. कैश बुक में गलत एरर, गलत एंट्री की हुई है। और दूसरी तरफ बैंक स्टेटमेंट में कुछ चीजें जो बैंक स्टेटमेंट में लिखी हुई है लेकिन कैश बुक में नहीं है, वो क्या हो सकती हैं? Bank charges बैंक and चार्जेस bank से जो हमने interest. नहीं लिखे, हमें नहीं पता था। Dishonored डिसऑनर checks. चेक हमारे पास, हमें नहीं पता था। Standing others. स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं? कि जैसे मैंने कहा कि आपने कहा है कि हर महीने ऑटोमेटिकली कर दिया करो, तो वो चले गए, हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास, चेकबुक में, कैश बुक में नहीं थी इन्फॉर्मेशन। Credit transfers. डायरेक्ट डेबिट्स, एरर्स ऑन बैंक स्टेटमेंट एंड डिविडेंड। डिविडेंड्स क्या होते हैं? डिविडेंड जो प्रॉफिट आता है आपके पास, मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं आपके पास, या आपका अपने एक और चीज़ भी हो सकती है, अपने बैंक का प्रॉफिट आ रहा है, बैंक का प्रॉफिट भी आ गया, आपको रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, उरुष को दे दें जी माइक। स्टेजेस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन। क्या क्या स्टेप्स होते हैं बैंक रिकंसिलिएशन तैयार करने के? असल में, असल दुनिया में बैंक रिकंसिलिएशन कैसे तैयार होती है, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद खाली आपका क्या काम रह जाएगा कि बैंक रिकंसिलिएशन करके देखेंगे आप, इन्फॉर्मेशन आएगी उसके मुताबिक बैंक। तो ये हमारा आखिरी टॉपिक है अभी का, स्टेप्स, स्टेजेस, ठीक है। स्टेजेस क्या क्या हैं? नंबर 1, Compare the bank account in the cash book with bank statement. तो उससे पहले हमारे हमारे मुल्क में एक स्टेज होता है कि आस्क्स फॉर द बैंक स्टेटमेंट, मंगानी पड़ती है, ईमेल पे या बाय प्रिंट आपको बंदा भेजना पड़ता है, या उनको स्टैंडिंग ऑर्डर देने पड़ते हैं कि हर महीने की 30 तारीख को मेरी बैंक स्टेटमेंट भिजवाना भाई। तो बैंक स्टेटमेंट मंगानी पड़ती है। उसके बाद आप क्या करते हैं, बैंक स्टेटमेंट हाथ में आएगी तो फिर आप ये करेंगे कि कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे। फिर क्या करेंगे? Update the cash book. पहले आप कैश बुक अपडेट करेंगे। किस चीज़ से अपडेट करेंगे? Item debited on the bank statement, items credited on the bank statement. दोनों साइड्स देखेंगे। वो चीज़ें जो मेरे पास से चली गई हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट नहीं गई हैं, वो चीज़ें मेरे पास आ जा गई थी लेकिन बैंक स्टेटमेंट नहीं आई हैं। तो डेबिट और क्रेडिट जो है वो, ये बात याद रखिएगा कि बैंक स्टेटमेंट का उल्टा हिसाब होगा। हमारे पास पैसे आते हैं, हम डेबिट करते हैं, और बैंक उनको अपने पास क्रेडिट करता है। तो बैंक स्टेटमेंट में हमारा और बैंक का हिसाब अलग होगा। पैसे बढ़ रहे हैं, हम अपने बैंक अकाउंट में, हमारी जो लेजर होगा उसमें बैंक अकाउंट में कहाँ आएंगे वो बढ़ते हुए पैसे? डेबिट साइड पे आएंगे। और हमारे बैंक अकाउंट में ही जो डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है उसमें पैसे बढ़ रहे होंगे और उसकी क्रेडिट साइड पे आ रहे होंगे, क्योंकि बैंक के लिए वो लोन है, बैंक के लिए वो एक लाइबिलिटी है, तो बढ़ रही है तो बैंक उनको उसको क्रेडिट साइड पे लिख रहा है। बात समझ आ रही है? हमारे अकाउंट की जब स्टेटमेंट भेजेगा, उस स्टेटमेंट में एक डेबिट लिखी होगी, एक क्रेडिट लिखी होगी। तो अगर हमने पैसे जमा कराए तो क्रेडिट साइड पे नजर आ रहे होंगे, क्रेडिट साइड पे नजर आ रहे होंगे, डेबिट साइड पे नहीं नजर आ रहे होंगे। तो ये फ़र्क है बैंक में और हम में, क्योंकि बैंक हमसे पैसे लोन ले रहा है, ठीक है। तो बैंक के लिए तो वो क्रेडिट होगा, इसलिए कहते हैं आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, है ना। अच्छा जी, आगे चलें।
Correct errors in the cash book. डेबिट कार्ड इसलिए कहते हैं उसको क्योंकि उसमें से आप पैसे निकाल सकते हैं, डेबिट करते पैसे होते हैं तो पैसे निकाले जा सकते हैं। अच्छा जी, तो आपने क्या किया, पहला वन काम था, अब कंपेयर किया, फिर आपने अपडेट किया कैश बुक को। अपडेट करने का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन कैश बुक में होनी चाहिए थी वो नहीं थी, आपने उसको लिख दिया, अपडेट हो गई। चौथा स्टेप क्या है? Correct any errors in the cash book. अपडेट करना अलग चीज़ है और एरर्स करेक्ट करना अलग चीज़ है। बात समझ में आ रही है जी। कि आपने अमाउंट ही गलत लिखी हुई है, अब आपको तो वो बैंक स्टेटमेंट सही है। दोनों को देखेंगे, अगर गलत होगी तो आप सही करेंगे, वरना बैंक को इन्फॉर्म करेंगे आप कि आप सही करो भाई। नहीं, अगर हमने अपने रिकॉर्ड में 2 लाख लिखी थी, बैंक ने अपने रिकॉर्ड में 20 लाख लिख दी थी, वो कुछ और, तो हमें थी बैंक 2 लाख ही ना, नहीं थी, अगर हम दोनों के हिसाब से 2 लाख फिर क्या तो होगा? आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे ना कि क्या थी। वो ऐसे इत्तेफाक से तो नहीं हो सकती ना, मिसाल के तौर पर चेक आया है तो चेक का अमाउंट आप देख सकते हैं ना, आपके पास चेक की कॉपी होगी, कॉपी करके आगे भेजते हैं आप, तो अगर कॉपी है तो आप उसमें से देख के बताते हैं 2 लाख थी या 20 लाख थी, करेक्ट करते हैं। फिर आखिर में जब आप सारी चीज़ें करेक्ट कर लेते हैं तो अपने बैलेंस दोबारा से निकालते हैं, तो बैलेंस दी कैश बुक। फिर क्या करते हैं, उरुजबा जी? Prepare a bank reconciliation. ये है जो काम आपको statement. करना होता है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो एक रिकॉर्ड है जो कि आप याददाश्त के लिए रख रहे हैं, हमने अपनी कैश बुक में क्या क्या बेहतरी लेके आए थे, क्या क्या चेंजेस किए थे, ताकि आपके रिकॉर्ड में रहे। ये बात सुन लीजिए कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट डज नॉट फॉर्म part of the double entry records of the business. It is a statement which shows that on a certain date the bank account and the bank statement balances were reconciled. ये बस ये बता रहा होता है कि इस तारीख को हमने अपने अकाउंट्स बैलेंस आउट किए थे, गलतियां दूर कर ली थी। ये कोई डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है कि कोई आपने जैसे ना बैंक स्टेटमेंट डेबिट रिकन्सिलिएशन अकाउंट क्रेडिट रिकन्सिलिएशन डेबिट आपकी इनकम स्टेटमेंट डेबिट इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट, तो इनकम स्टेटमेंट जाके ड्रॉप नहीं होंगे ये अकाउंट्स। दिस इज जस्ट अ करेक्शन अकाउंट। इसी वजह से अब आप ज़रा देखिए वॉक, अपडेटेड कैश बुक जाएगी ना पहले? हाँ अपडेटेड कैश बुक चली जाएगी। आप वॉक थ्रू देखें, कैश बुक के बैंक कॉलम्स दिए हैं इन्होंने, नजर आ रहे हैं, और फातिमा की कैश बुक दी हुई है, फातिमा का बैंक स्टेटमेंट दी हुई है। अब आप इसकी बुनियाद पे देखिए कि कुछ मसले थे। 10 अप्रैल को कुछ मसला हुआ, एडिशनल एंट्रीज रिक्वायर्ड हैं तो वो कीजिए, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाइए। और तो अब देखिए, पहले आप लेफ्ट वाले पेज पे देखिए और राइट वाले पेज पे देखिए कि क्या क्या चीज़ों में चेंजेस आया, क्या क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ी, इसके नतीजे में हमारी रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनेगी। तो इसके लिए मैं ज़रा तस्वीर खींच के आपको दिखाता हूँ ताकि फिर ये मैं प्रॉपरली सॉल्व करवा सकूँ। जी, पेज नंबर 198 वॉक थ्रू 14.1 देख लीजिए आप कि कुछ अमाउंट्स दी हुई हैं, बैलेंस दिया हुआ है 2970 और कुछ अमाउंट्स आई हैं कैश बुक में डेबिट हुई हैं यहाँ से मुख्तलिफ लोगों से, और कुछ अमाउंट गई हैं मुख्तलिफ लोगों के अकाउंट में। ठीक है, आखिर में बैलेंस है जिसको कि हमने कैरी किया है 2834 ब्रॉट डाउन। जब इन्होंने बैंक स्टेटमेंट मंगाई तो बैलेंस जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, लास्ट डे को 30 अप्रैल तक की बात हो रही थी ना, तो 30 अप्रैल को बैलेंस बैंक का क्या आ रहा है 3092 और हमारा क्या आ रहा है 2834। तो 2834 3092 में फ़र्क है, इसको रिकनसाइल होना चाहिए।
तो क्या कोई ऐसी अमाउंट है जो कि नज़र आ रहा है कि गड़बड़ हुई है और वो बैंक में नहीं आई? तो पहले तो देखें, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट फातिमा हैज मेड एन एरर ऑन 10th अप्रैल एंड रिकॉर्डेड परचेजेस एज 234 व्हेन द करेक्ट फिगर वाज 243। ये देखिए कहाँ है, ऊपर देखिए 234 आ रहा है जबकि होना चाहिए था 243। तो इसमें कोई क्या एंट्री करेंगे, कैसे करेंगे? परचेजेस की अमाउंट 234 लिखी है, लॉजिकली बताएं क्या होगा? परचेजेस बड़ी भी होनी चाहिए थी। कितने का डिफरेंस है दोनों में? 9 का डिफरेंस है। तो परचेजेस मजीद दोबारा से डेबिट और बैंक क्रेडिट होना चाहिए। एक तो ये बात हो गई, ये गड़बड़ ठीक हो गई। फिर क्या पता चला, मेक एनी एडिशनल एंट्री दैट आर रिक्वायर्ड इन फातिमा's कैश बुक एंड बैलेंस द बैंक अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंसेस ऑन May 1। और कोई गलती है तो उसको करेक्ट कीजिए और अकाउंट्स को नीचे लेके आइए। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, अब देखिए मैं इसके साथ ही दूसरी जो इसकी स्टेटमेंट है वो खोलता हूँ। ज़रा ये देखते हैं, थोड़ा सा इसको पेज को क्लियर कर लूँ ज़रा मैं थोड़ा सा। हाँ, पिछले महीने का बैलेंस 2970 था। अब आपको आप बराबर रखने पेजेस 198 और 199, मैंने भी ऐसे बराबर रखे। पिछले महीने का बैलेंस जो था वो 2970 था, इस महीने ही बैलेंस 2970 ही हमने आगे ब्रॉड डाउन किया था। ठीक है, जे क्या है, धतवानी 420 से, जे धतवानी 420 से टिक लग गया। ठीक है, और ये कैसे पता चल रहा है हमें? ये हम बैंक से मैच कर रहे हैं। ऊपर देखिए ज़रा, बैलेंस 2970 था अकाउंट का, क्या बैंक में भी 2970 था? हमने टिक लगाया। ऊपर नीचे चेक करना है अभी हमें, लेफ्ट हैंड पेज पे 198 पेज पे ऊपर और नीचे को चेक करें। हमारे पास बैलेंस 2970 था, बैंक में भी बैलेंस 2970 था, टिक लगा दिया। हमारे पास धतवानी साहब ने 420 रुपए दिए, क्या वो 420 रुपए आए? दोनों पे टिक लगा दिया हमने, 420 दिए, 420 आ गए। एबीसी स्टोर ने 217 दिए, 217 आए हैं? 217 नहीं आए। ठीक है, तो एक तो और कहीं एबीसी स्टोर का भी जिक्र नहीं है, तो ये हमने सर्कल किया कि ये कोई चक्कर है। आगे चलते हैं। सेल्स हुई 1460 की, 1460 नजर आ रहा है कहीं? अभी नजर नहीं आ रहा, इसको भी सर्कल कर दिया हमने, कुछ चक्कर है। फिर हमारे जो गए उसको देखते हैं। बी मालूकानी को 110 रुपए दिए थे, गए थे 110 रुपए, 110 रुपए गए थे। फिर हमने लिखा है मालूकानी, फिर हमने लिखा है टीडी को 1372 गए थे। टीडी को 1372 कहीं यहाँ नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे भाई टीडी को। फिर दो भल लिमिटेड को 517 गए थे, वो भी नहीं दिख रहे। और एक और चीज दिख रही है जो वहां नहीं दिख रही, वो क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है एक बैंक चार्जेस 95, ये कहीं नहीं लिखे हुए हमारे पास। फिर ये 150 रुपए क्रेडिट ट्रांसफर लिखा हुआ है ना, जो हमारे पास नहीं आया हुआ। फिर ये ऊपर एक चेक नंबर 2388 गया हुआ है 243 रुपए का, लेकिन ये तो वो थी जो कि परचेज की वजह से थी, तो ये तो हमने करेक्ट कर लिया। अब ये भी करेक्ट किया। तो जो जो अंडे बने हुए हमारे सर्कल बने हुए, इन सबको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। तो ज़रा देखिए नेक्स्ट पेज पे के बता रहे हैं कि होना ये चाहिए था कि आपको जो जो चीज़ें सही हो गई उन पे आपने टिक लगा लिया, और ये हमने यहाँ पे ऐसा करके दिखाया आपको। जो जो गलत हो गए उन पे सर्कल नहीं किया इन्होंने, बल्कि जो सही थी बस उसी पे टिक लगा लिया, बाकी को छोड़ दिया। तो समझ जाएं कि जो जो छोड़ दिया वो ऑटोमेटिकली सही होने का मुतकाजी है। अब आप क्या करेंगे? अब आप ज़रा पेज नंबर 200 खोलिए।
अपने पास वॉक थ्रू है ना, पेज नंबर 200 खोलते हैं। और वो चीज़ें जहन में होनी चाहिए आपके जो हमने बातें की थी। पेज नंबर 200 आपको बता रहा है कि सबसे पहले इन्होंने क्या क्या किया, कुछ एंट्रीज पास की। कैश बुक देखिए ज़रा, पेज नंबर 200 पे कैश बुक देखिए, कुछ एंट्रीज पास की इन्होंने। एंट्री नंबर 1 कि इन्होंने डिविडेंड की एंट्री पास की 150 की, नज़र आ रही है कि बैंक डेबिट और कमीशन इनकम या डिविडेंड इनकम क्रेडिट, ठीक है। फिर इन्होंने करेक्शन ऑफ एरर के नाम से 9 रुपए की एक एंट्री की हुई है, नज़र आ रही है आपको? जी नज़र आ रही है। ये कौन सी एंट्री है? परचेजेस वाली करेक्शन ऑफ एरर की एंट्री। फिर इन्होंने जो है वो बैंक चार्जेस जो नहीं लगे हुए थे उसकी एंट्री की हुई है। तो ये तो वो उन्होंने एंट्रीज करेक्ट कर दी जो अपनी कैश बुक में इनको करनी थी, ठीक है। अब देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनेगी। इस बात को समझिए कि देखें, जो इन्होंने किसी को चेक दिया था उससे वो अपने बैंक के अकाउंट को तो चेंज नहीं करेंगे, अपने अपने अकाउंटिंग सिस्टम को तो चेंज नहीं करेंगे। क्या मतलब हुआ इस बात का? ज़रा पीछे वाला पेज निकालिए प्लीज़, जो इनको पिछली एंट्रीज आपके पास हुई थी वो खोलिए दोबारा ज़रा। कि इन्होंने जो है वो 517 की थी ना, जो नहीं नज़र आ रही थी यहाँ पे। यस, 517 की पेमेंट इन्होंने की दो भल को। रूज बाजी आप देख रही हैं? 517 की पेमेंट की दो भल को इनके बैंक की इसमें नजर आ रहा है, कैश बुक में नजर आ रहा है, लेकिन बैंक से पैसे नहीं गए। तो क्या इनको कैश बुक से हटा देने चाहिए? अपने नहीं हटाने चाहिए। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये है कि जब जिस महीने की जो ट्रेड हो वो उसी महीने में नजर आनी चाहिए, चाहे पैसे बाद में आए हों। आपने ये पेमेंट, ये हिसाब किताब इस महीने कर दिया था, आपके हिसाब से इसी महीने की ट्रेड थी, ये इसी महीने का कारोबार था, इसी महीने में रिकॉर्ड होना चाहिए, चाहे बंदे पैसे अपने अगले महीने रिकॉर्ड करवा, अगले महीने कैश करवा रहे हो। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड के हिसाब से इस महीने का रिकॉर्ड इसी महीने रहेगा, लेकिन साथ में एक नोट चिपकेगा कि भाई चेक इशू करने से पहले देख लेना बैंक रिकंसिलिएशन को कि एक्चुअली अमाउंट पड़ी नहीं है बैंक में। बात समझ आ रही है? उरूश ने मुझसे इस महीने सामान खरीदा, मैंने इस महीने सेल्स रिकॉर्ड की। उरूश को मुझे इस महीने उरूश ने का पैसे दिए, मैंने इस महीने पैसे रिकॉर्ड कर लिए। वो आए नहीं, अभी आ जाएंगे, अगले महीने की पहली दूसरी को आ जाएंगे। लेकिन चूंकि सेल्स इस महीने की थी ना, तो इसी महीने में रिकॉर्ड होंगी, अगले महीने में रिकॉर्ड होंगी तो गलत हो जाएगा। हो सकता है ये महीना लास्ट महीना हो बैंक हमारी इनकम स्टेटमेंट का, तो फिर मुझे अगले महीने में रिकॉर्ड करने का मतलब है नेक्स्ट ईयर की वो चली जाएगी इनकम स्टेटमेंट में, जो गलत हो जाएगा। तो सेल्स अगर इस महीने हुई है तो इसी महीने रिकॉर्ड होंगी, इस महीने सेल्स रिकॉर्ड होंगी तो इसी महीने की बैंक में स्टेटमेंट में आएगा। लेकिन वो पैसे आए नहीं हैं, तो जब भी आप चेक बना रहे होंगे किसी को इश्यू करने के लिए, तो आप बैंक रिकंसिलिएशन पे एक नजर डालेंगे जो बता रही होगी कि भाई एक्चुअली अभी ये पैसे हैं नहीं। तो चेक बनाते वक्त जरा एहतियात करिएगा। बात समझ आ गई? अब इस तरह से वो चीजें जो आपकी बैंक स्टेट में अपना आपकी कैश बुक में होनी ही चाहिए थी, जो आप गलती से लिखना भूल गए, जो इस दफा के खर्चे थे, जो इस दफा पैसे आ गए थे, तो वो तो आप अपनी कैश बुक में चेंजेस करेंगे। जैसे जो डिविडेंड आया था, अब वापस आइए पेज नंबर 200 पे, जो डिविडेंड 150 का आया था वो आया है, इसी महीने में आया, तो आपके पास रिकॉर्ड में होना चाहिए, तो आप रिकॉर्ड करेंगे अपने पास, ठीक है। आपने 150 को रिकॉर्ड किया अपनी कैश बुक में, जो किस डेट को करेंगे? तो करेक्शन ऑफ एरर्स है ना, तो एक साथ ही कर लेंगे हम आखिर में, इसी तरह मंथ एंड पे बैंक रिकंसिलिएशन मंथ एंड बनती है ना। इसी तरह से बैंक चार्जेस थे जो आपको लगाने चाहिए थे, आपने नहीं लगाए, इस वो आप उसी अपनी अपनी कैश बुक में करेक्शन करके उनको ऐड करेंगे, उनको अपने पास शो कराएंगे। इसी तरह से जो करेक्शन ऑफ एरर में परचेजेस की गलती थी एक्सक्यूज मी, परचेज की जो गलती थी वो अपनी कैश बुक में दिखाएंगे क्योंकि वो सही करनी है आपको। लेकिन कुछ और अमाउंट्स हैं जो अपनी कैश बुक में आप नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो उस महीने की सेल्स की वजह से हुई या उस महीने की अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट पेबल की वजह से हुई,
वो अलग से रिकॉर्ड करेंगे। इसी का नाम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब जरा नीचे पढ़िए आइटम नंबर बी के बैलेंस शोन ऑन बैंक स्टेटमेंट। कितना आ रहा है बैंक स्टेटमेंट में? जो बैलेंस आ रहा है हमारा 3092। याद है कि बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से इस महीने का जो बैलेंस है वो 3092 है। वो ऊपर इसलिए लिखा जाता है कि भाई अभी जो भी चेक इश्यू हो वो इसको ध्यान में रखते हुए इश्यू हो। 3092 असल में बैलेंस है इस वक्त हमारा। लेकिन अभी जो बैलेंस हमारी कैश बुक का आ रहा है 2880, वो क्यों आ रहा है इसका हिसाब किताब मैं दे रहा हूं आपको। वो इसलिए आ रहा है कि 217 रुपए जो बैंक में से चले जाने बैंक में आ जाने चाहिए थे वो नहीं आए। सॉरी, बैंक से चले जाने चाहिए थे वो नहीं गए। 217 रुपए बैंक से जाने थे ना। यस, 217 रुपए हमने किसी को चेक दिया था, उसने अभी तक बैंक से वो पैसे नहीं निकलवाए इसलिए। और हमारी सेल्स की अमाउंट बैंक में अभी तक शो नहीं हो रही इसलिए। और जो पैसे कटने थे उसमें टीडी ने अभी तक चेक जमा नहीं करवाया और दोभल ने भी चेक जमा नहीं करवाया। तो जिसकी वजह से हमारा बैलेंस हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, पहले हम अपने एरर्स करेक्ट करते हैं। एरर्स करेक्ट करने के बाद एक्चुअल जो बैलेंस आना चाहिए था हमारा वो 2880 आना चाहिए था। ये आपको याद है कि बैंक रिकंसिलिएशन का अमल शुरू होने से पहले हमारा बैलेंस क्या आ रहा था? 2834 आ रहा था। पेज नंबर 198 पे जो हमारा बैलेंस आ रहा था कैश बुक का 2834 आ रहा था। पहले हमने अपनी कैश बुक के एरर करेक्ट किए। अब हमारा बैलेंस कितना आ रहा है कैश बुक का? 2880 आ रहा है। फिर हमने ये दिखाया कि हमारा बैलेंस 2880 क्यों आ रहा है और बैंक का बैलेंस 3092 क्यों आ रहा है। और इसमें हमने वो सारी बातें लिखी जो कि हम एक्चुअली कैश बुक में चेंजेस नहीं करेंगे अपनी, लेकिन ये इन्फॉर्म करने के लिए कि भाई आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये इस वक्त ये अमाउंट क्यों आ रही है हमारे पास बैंक स्टेटमेंट में 3092। तो ये हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो गया बैंक रिकंसिलिएशन का। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं एक काम दे रहा हूँ जो अभी आप क्लास में बैठ के करेंगे, वो ये है कि वॉक थ्रू 14.2 आप प्रिपेयर करें। तो इसको आप ज़रा देखिए वॉक थ्रू नंबर 14.2 को। कभी कभी ऐसा भी होगा कि बैंक का ओवरड्राफ्ट होगा। ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? बैंक में जो पैसे पड़े थे उससे ज़्यादा खर्च हो गए और ये फैसिलिटी आप बैंक से लेते हैं और बैंक उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करता है। एक तरह से बैंक लोन की तौर पे कंसीडर करता है इसको। तो इस्लामिकली तो ये मसला है, इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन वैसे कमर्शियली बैंक ये कर रहे होते हैं। जी, तो वो फिर आप देख लीजिएगा कि कैसे आएगा। फिलहाल मैं चाह रहा हूँ कि आप ये वॉक थ्रू देखिए। इस वॉक थ्रू को देखने से आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे और उसके बाद फिर आप ज़रा अपने सवालों पे आ जाएं। तो ओवरऑल बैंक रिकंसिलिएशन में क्या होता है मैंने अच्छी तरह समझा दिया आपको कि आपको अपनी कैश बुक को करेक्ट करते हैं पहले, फिर कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचना होता है बैंक के बैलेंस से शुरू करके। बहुत आसान सी बात है, बैंक के बैलेंस से शुरू करें और दिखाएं कि कैश बुक का बैलेंस कैसे आ गया। तो आप पहले उसमें क्या करते हैं, वो चीज़ें ऐड करते हैं जो कि वो चीज़ें माइनस करते हैं जो माइनस नहीं हुई हुई, वो चीज़ें प्लस करते हैं जो प्लस नहीं हुई हुई बैंक स्टेटमेंट में। बैंक स्टेटमेंट से शुरू करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट में ये बैलेंस आ रहा है, ये खर्चे हुए थे लेकिन बैंक ने खर्चे नहीं दिखाए हुए क्योंकि उसके पास इत्तेफाक से नॉलेज नहीं हुई इन खर्चों की। ये पैसे आ जाने चाहिए थे, बैंक में नहीं दिख रहे। ठीक है, तो ये पहले क्रेडिट दिखा देते हैं फिर डेबिट दिखा देते हैं। वैसे इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है, इसमें इतना बड़ा फिक्स्ड नहीं है बात, लेकिन ये कि पहले क्रेडिट दिखा दें फिर डेबिट दिखा दें और ऑटोमेटिकली आप पहुंच जाएंगे अपने एक्चुअल बैलेंस की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को क्लोज करते हैं। आप लोग शाबाश जल्दी से वॉक थ्रू कीजिए, इसकी एक्सरसाइज कीजिए, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।